हेलो जुगनूस, क्या हालचाल। आप सभी लोगों का आपके चैनल ग्रेविटी सर्कल पर स्वागत है। और आज हमारा पहला लेक्चर सेशन 2022-2023 स्टूडेंट्स के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वैसे आई नो कि अभी मेरे बहुत सारे सीबीएसई के क्लास 10th के गुलगुलोस के जुगनूस की एग्जाम चल रही है और उसके बाद वो लोग इस चैप्टर को देखने आएंगे, लेकिन ग्रेविटी सर्कल पर मैं आप लोगों के लिए पहले से लेक्चर्स बना के रख देता हूं ताकि जब आप लोग ग्रेविटी सर्कल पर पढ़ना स्टार्ट करें आप लोगों के पास में पहले से अच्छा खासा डेटा हो। दूसरी बात, अभी सीबीएसई के गाइडलाइंस के हिसाब से आपके सिलेबस में से कई चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जो चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं क्या आप उन्हें पढ़ाएंगे। तो देखो गाइस, पहले हम लोग सीबीएसई के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर जेई और नीट में जो सिलेबस आने वाला है उसमें और सीबीएसई के सिलेबस में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। तो जो चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट करे हैं उसको मैं बनाऊंगा, बट इन द एंड पहले हम लोग सीबीएसई के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर्स है वो लाइन वाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं, अगर वो नीट और जेई में डिलीट नहीं हुए होंगे तो मैं उन्हें इस सेशन में जरूर करवाऊंगा, बट इन द एंड। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके साथ में मैं करूंगा कि आप लोगों को इस कोर्स को, इस सिलेबस को, इस टर्म को अगर मेरे साथ में शुरू करना है और फ्लाइंग कलर्स से खत्म करना है, एकदम रॉक कर देना है इस सेशन में, तो गाइज आप लोगों को मेरे साथ साथ नोट्स बनाने होंगे। मैं यहां पर नोट्स बनाऊंगा, आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे। हम लोग इस साल चैप्टर पढ़ते पढ़ते जहां पर जरूरत लगेगी वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड मैं अगर मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए भी कुछ चीज दूंगा जो आपको खुद करनी है। तो जैसा मैंने आप लोगों को इस बैच के लॉन्च के पहले ही कहा था, अगर आप लोग कहीं पर पे करके पढ़ रहे हो केमिस्ट्री तो गाइस उसकी जरूरत अब नहीं है। आप ग्रेविटी सर्कल पर इस साल आराम से अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नाउ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में क्या होगा, मुझे सबसे पहले आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि केमिस्ट्री क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, एक्चुअली केमिस्ट्री क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई आपसे पूछता है दैट व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आप बोलेंगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री is the branch of science that deals what, that deals with atoms and molecules, that deals with atoms and molecules, यानी कि आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या आप लोगों को केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आई? मतलब हम इस पूरे चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें केमिस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाए। अगले 2 साल हम केमिस्ट्री के साथ में क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर आने वाला है, वो सब इस चैप्टर के अंदर एक एक हमें झलक मिल जाएगी। और हमें सबसे पहले ये तो पता चले कि भाई केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी केमिस्ट्री और कुछ नहीं, एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी है। केमिस्ट्री और कुछ नहीं, एटम एंड मॉलिक्यूल की स्टडी है। ठीक है। दूसरी बात, इंसान कोई भी काम अपने फायदे के बिना नहीं करता है। अगर मेरा फायदा होगा तो मैं करूंगा, अगर मेरा फायदा नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने फायदे के बिना कोई काम ना कर रहा हो, सिवाय हमारे। नहीं, हमारा भी फायदा होता है भाई, पैसा मिलता है यूट्यूब से, झूठ क्यों बोलेंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे जुगनू, मेरे प्यारे जुगनू, क्योंकि तुम्हारे प्यार में मैं चंकू जैसे जुगनू, तो मेरे जुगनू हो, मुझे एक बात बताओ, केमिस्ट्री हमारे क्या काम आती है? भाई हम जो कोई चीज हमारे फायदे के बिना नहीं कर रहे तो हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? हम केमिस्ट्री मेरे प्यारे बच्चों इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री इज एवरीवेयर अराउंड अस, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर अराउंड अस। तो हम लिखेंगे केमिस्ट्री इज एवरीवेयर,
केमिस्ट्री इज एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे आसपास सब जगह तो केमिस्ट्री है। कैसे? सबसे पहली बात, केमिस्ट्री कहां है? जो खाना तुम खाते हो, जो खाना हम खाते हैं, केमिस्ट्री। खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, विटामिन, ये सब आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे एलिमेंट या मैं कहूं एटम से मिलकर बना हुआ होता है। फूड के अलावा मेरे प्यारे बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा घर, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा ले लेते हैं, क्लोथ्स। हम जो कपड़े पहनते हैं भाई, ये कॉटन के हो सकते हैं, सिल्क के हो सकते हैं, रेयॉन के हो सकता है, और पता नहीं काय के कपड़े हो सकते हैं। आजकल तो कुछ लोग पॉलीथीन लपेट के चलते हैं। रणवीर सिंह का मैं इसके अंदर कोई एग्जांपल नहीं लूंगा, वो तो दीपिका पादुकोण का लहंगा चुरा के पहन लेता है, बट फिर भी वो लहंगा दीपिका पादुकोण का जो रणवीर सिंह पहनता है, वो सब क्या है? वो सब क्या है? वो सब कहीं ना कहीं कॉटन या किसी ना किसी मटेरियल से बना है, और वो सारे मटेरियल अल्टीमेटली किसी एटम या मॉलिक्यूल से बने हैं। उसके अलावा गाइज आप लोग जो दवाइयां खाते हो, जो दवाइयां हम लोग खाते हैं, मेडिसिन, वो सब भी कहीं ना कहीं एटम एंड मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनी है। इसमें आपको एक मैं इंपॉर्टेंट मेडिसिन के नाम लिखवाना चाहूंगा। एक मेडिसिन आप लिखेंगे सिस्प्लेटिन, और एक दवाई का आप लोग नाम लिखेंगे सिस्टेक्सोल। सिस्प्लेटिन एंड सिस्टेक्सोल्स, ये सारी मेडिसिन एंटी कैंसर होती है। कैंसर के ट्रीटमेंट में इन मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एक मेडिसिन हम लोग लिखेंगे AZT। AZT, इस मेडिसिन को कहां दिया जाता है? अजीडोथाइमिडीन, इस दवाई का नाम क्या है? अजीडोथाइमिडीन। तो ये मेडिसिन कहां यूज होती है? मैं पहले इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, AZIDO, अजीडोथाइमिडिन। ये दवाई कहां यूज होती है? ये एड्स ट्रीटमेंट में यूज होती है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में इस मेडिसिन को यूज किया जाता है एड्स पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। तो मेडिसिन भाई साहब, मेडिसिन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आप लोग डब्बा लेके जाते हो खाना खाने के लिए स्कूल में, टिफिन। अरे टिफन, टिफन यानी तुम्हारे सारे प्लास्टिक्स, जितने भी प्लास्टिक के मटेरियल है, ये पेन, ये बोर्ड की आउटलाइन, ये ग्लास, ये सब कहीं ना कहीं प्लास्टिक या पॉलीमर से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये सब आपके केमिस्ट्री का पार्ट है। उसके अलावा तुम गाड़ी में पेट्रोल डाल के, खैर अभी तो पेट्रोल नहीं डालते, बहुत महंगा चल रहा है, लेकिन जितने भी हमारे पास में फ्यूल है, LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जितनी भी चीजें, ये सब, और इसके अलावा भी अनगिनत चीजें, अनगिनत चीजें। इस दुनिया में हर चीज एटम से बनी है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में हर चीज एटम से बनी है? हाँ सर। तो अगर इस दुनिया में हर चीज एटम से बनी है तो हर चीज केमिस्ट्री का पार्ट है। मतलब केमिस्ट्री हर जगह, केमिस्ट्री हर जगह। तुम अपने अंदर देखो केमिस्ट्री, बाहर देखो केमिस्ट्री, इस बोर्ड पर देखो केमिस्ट्री, अपनी किताबें देखो, पेपर देखो केमिस्ट्री, अपने बैग देखो केमिस्ट्री, अपनी चप्पलें देखो केमिस्ट्री, मेरा माइक देखो केमिस्ट्री, मेरे हाथ में धागे केमिस्ट्री, हर चीज तो केमिस्ट्री की है। तो बेसिकली केमिस्ट्री हमारे पास में हर जगह होती है और इसे पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता है। दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। ग्रेट। अब जब शुरुआत हुई, जब लोगों ने पढ़ाई करना शुरू करा, तो सबसे पहले लोगों के पास में जो चीज आई वो आई मैटर। आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले अगर लोगों के पास में जो चीज आई वो क्या आई थी? मैटर। मतलब लोगों ने सबसे पहले मैटर देखना स्टार्ट करा। उनको शुरुआत में एटम या मॉलिक्यूल थोड़ी दिखा, एटम, आयन, मॉलिक्यूल थोड़ी दिखे, फिर तुमको मैटर दिखा। भाई मैं खड़ा हूं, मैटर हूं, तुम मैटर हो, ये पेन मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, मेरी किताब मैटर है, आप लोगों की किताब मैटर है, हमारे मोबाइल लैपटॉप मैटर है। तो साइंस की, केमिस्ट्री की शुरुआत मैटर से हुई। अब मैटर को कैसे डिफाइन करें? तो मैटर इज एनीथिंग, आप लोग इतना तो सब जानते हैं, मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास, that have mass and occupies, that have mass and occupies space, और जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना। तो जिसके पास मास हो और जिसके पास में वॉल्यूम हो वो आपका मैटर होता है। अब आप लोग सब जानते हो, 9th से पढ़ के आ रहे हो, मैटर में क्या क्या होगा?
मैं मैटर, तुम मैटर, चेयर मैटर, टेबल मैटर, चौक मैटर, बोर्ड मैटर, लाइट मैटर, तुम्हारा मोबाइल मैटर, लैपटॉप मैटर, जो सुबह सुबह पॉटी के बम गोले गिराते हो टुपुक टुपुक पानी में वो मैटर, सुसु मैटर, पानी मैटर, चाय मैटर, तुम जो गोलगप्पे और मोमोज और छोले टिक्के और सब खा के जो पौ छोड़ते हो वो मैटर। हर चीज तो आसपास मैटर है। तो मैटर हर चीज जो इसके बाद में मास और वॉल्यूम होता है वो हमारा क्या कहलाता है मेरे जुगनूस? वो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों मैटर। अब अगर मैं बात करूं मैटर के फिजिकल स्टेट की, अब अगर मैं बात करूं मैटर के फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकली आपका मैटर कितने टाइप का होता है? फिजिकली मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स। फिजिकली आपका मैटर 3 टाइप का हो सकता है। फिजिकली आपका मैटर 3 टाइप का हो सकता है। वो कौन कौन से 3 टाइप हो सकते हैं सर? पहला टाइप सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। हाँ 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 हाँ, 9th के टॉपर हो, तुम्हारी बात समझ गया। तुम्हारे मन में आया होगा अरे सर चौथा स्टेट भी तो होता है प्लाज्मा और पांचवा स्टेट भी तो होता बीसी, आई मीन बीईसी, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ये भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन मेरी बात समझो, आपने 9th में पढ़ा होगा प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा सन, स्टार्स, हाई टेम्परेचर हाई वोल्टेज पे पाया जाता है। देखो क्या होता है, जब आप किसी गैस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, जैसे सन में 3000 डिग्री 4000 डिग्री का टेम्परेचर होता है, स्टार्स में 4000 डिग्री का टेम्परेचर होता है, तो सन पे कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो सन पर मौजूद गैसेस को जब हम 4000 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस इतने हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल सुपर एक्साइटेड फॉर्म में आ जाते हैं। सुपर एक्साइटेड, रणवीर सिंह वाली स्टेट में आते हैं, जहां पर तुम्हें नॉर्मली स्माइल करने की जरूरत है, वहां रणवीर सिंह नाचता है मेरे गली में, गली 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 में। तो सुपर एक्साइटेड स्टेट। तो जब आपकी गैस को आप हाई वोल्टेज, हाई टेम्परेचर, हाई करंट सप्लाई कर देते हो, तब उसके मॉलिक्यूल्स सुपर एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। अब आयोनाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ देना या इलेक्ट्रॉन ले लेना, व्हाटसोएवर, आयोनाइज हो जाते हैं और ग्लो करने लग जाते हैं। होते गैस ही हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर हाई वोल्टेज पर सुपर एक्साइट होने की वजह से वो दे स्टार्ट ग्लोइंग। वो क्या करने लग जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो ग्लो करने लग जाते हैं। और ग्लो करने की वजह से क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, ग्लो करने की वजह से क्या होता है? ग्लो करने की वजह से आपको वो चौथी स्टेट प्लाज्मा की दिखाई देने लगती है। वहीं अगर मैं बात करूं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, तो वो मेरी तरह होते हैं सुपर ठंडे लोग, आलसी कछुए, एसी लगा के कूलर लगा के अगर पढ़े तो 4 घंटे सोए, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक उसी प्रकार अगर हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करें, तो अगर तुम किसी गैस को अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस मतलब मेरे हिसाब से 0 केल्विन के आसपास, जो हमारे लिए अचीव करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में बहुत ज्यादा पैसा लगाकर हम इसे अचीव कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का फॉर्म होता है। मतलब तुम्हारी गैस इसमें ऑलमोस्ट -273 डिग्री सेल्सियस पर होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी होती है, गैस के पार्टिकल्स इकट्ठे होके कंडेंस हो चुके होते हैं, एंड दिस इज द सुपर लीस्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये दोनों जो आपके मैटर के फिजिकल स्टेट है, या तो सुपर एक्साइटेड कंडीशन है या लीस्ट एक्साइटेड कंडीशन है। तो ये दो एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, एक बहुत ज्यादा गर्म, एक बहुत ज्यादा ठंडी। हम लोग क्या इन दोनों को अभी देख रहे हैं? अभी तुमको मेरे रूम में क्या प्लाज्मा दिखाई दे रहा है? हाँ, मैं प्लाज्मा की तरह ग्लो कर रहा हूं, लेकिन खुद की तारीफ करना, तुम लोगों को लग रहा होगा अबे तू प्लाज्मा नहीं, तू बीसी साले बीसी। ओके, तो प्लाज्मा सुपर एक्साइटेड, बीईसी लीस्ट एक्साइटेड। तो ये दोनों हमें दिखाई नहीं देती नॉर्मल कंडीशन में, इसलिए हम इसकी ज्यादा स्टडी नहीं करते, हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सो दैट वी कैन मूव, टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट 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 स्क्रीनशॉट। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम लोग बंटवारा कर देते हैं
और अब चलो अब हम लोग एक एक करके सभी को फटाफट से सॉलिड, लिक्विड और गैस के फिजिकल या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड का एक फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। सॉलिड का शेप फिक्स, कोई चेंज नहीं होता। सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स, मतलब अगर तुम्हारे पास में एक बॉटल है पानी की जो दुकान से तुम खरीद के लाए थे 1 लीटर की, वो 5 साल बाद भी 1 लीटर की रहेगी अनलेस अनटिल तुम उसको पिचकाना दो। उसका शेप जैसा था उसका शेप वैसा ही रहेगा। आज से 4 साल पहले मैं एक ढाबे से ये ग्लास चुरा के लाया था लस्सी का। ये ग्लास जो उस ढाबे वाले ने खरीदा था तब भी उसमें 800 ml लस्सी आती थी, आज भी इसमें 800 ml पानी आ रहा है। खैर मैं इतनी लस्सी नहीं पीता, पानी पीते। ओके, उसके बाद में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर फिक्स्ड एट अ पोजीशन, आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। इसके पार्टिकल अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं। दैट मीन्स पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इतना जोर से पकड़ के रखा होता है कि एक दूसरे को छोड़ता नहीं है ये। अच्छा, उसके अलावा ये पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने टाइटली अटैच्ड होते हैं सॉलिड के कि ये पार्टिकल मूव भी नहीं कर सकते, ये पार्टिकल भाग भी नहीं सकते, फिक्स होते अपनी पोजीशन पे। इमेजिन करो एक बस खचाखच भरी हुई है, लेकिन तुम बोलते भैया इस बस में बैठने की जगह, कंडक्टर बोलता हाँ हाँ आओ तो सही तुमको बैठाते हैं। फिर जैसे तुम बस में चढ़े तुम देखते हो बाप रे, बैठने की तो छोड़ो खड़े रहने की भी जगह नहीं है। अब तुम बस का डंडा पकड़ के खड़े हो, अब तुम्हारे पीछे एक मोटा आदमी खड़ा है और आगे एक मोटी आंटी खड़ी है। अब तुम ऐसे बस में खड़े हो, बस वाले ने जोर से ब्रेक मारा, सामने तुम मोटी आंटी पे टिक गए, लेकिन क्या तुम गिरे? क्या ब्रेक लगते तुम ड्राइवर के पास भाग के चले गए? नहीं। फिर ड्राइवर ने बस बढ़ाई, तुम ऐसे पीछे हो गए, मतलब पीछे वाले अंकल पे टिक गए, तो क्या तुम पीछे वाले सीट पर गिर गए? नहीं, आप अपनी पोजीशन पर हो, या तो थोड़ा आगे हो रहे हो या तो थोड़ा पीछे हो रहे हो। अच्छा, तुमको अंकल चुभ रहे, तुम अंकल को हट साले पीछे पीछे, आंटी को आंटी थोड़ा आगे हो ना। अच्छा, पास में सीट पे बैठा, आपको उस पर भी गुस्सा आ रहा होगा, बोलेगा कमीने तू इधर बैठा हुआ, बोलेंगे हट हट मुंडा ऊपर कर, इधर वाले को हट हट मुंडा ऊपर कर, ऐसे नहीं कर पाओगे। यू आर ओनली वाइब्रेटिंग एट योर पोजीशन। सेम आपके सॉलिड के पार्टिकल के साथ होता है। सॉलिड के पार्टिकल इस तरीके से चिपके हुए होते हैं कि ये बेचारे हिल डुल भी नहीं पाते, सिर्फ अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते। तो हम लिखेंगे दैट द पार्टिकल्स only vibrate, the particles only vibrate at their position। इस वजह से they do not have fluidity, they do not have fluidity, इनके पास में fluidity नहीं होती, ये rigid होते हैं, कड़क होते हैं, ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, आप इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि खचाखच भरे हुए हैं, बिल्कुल दबा के पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जरा हम लोग लिक्विड पर आ जाते हैं। लिक्विड के अंदर फिक्स वॉल्यूम जरूर होता है लिक्विड का, बट डू नॉट हैव फिक्स शेप। जैसे मान लो अभी मैंने मेरे मुंह में पानी भरा, और अगर मान लो मैंने पानी थूक दिया आपके ऊपर, तब आपके मुंह पे पानी उड़ गया, तब पानी ने जो शेप ले लिया वो आपके थोबड़े का ले लिया। कुछ देर पहले मेरे मुंह के अंदर भरा था तो ऐसा गोल गोल लग रहा था पानी, अब मैंने पिचकारी मार दी तो पिचकारी का शेप लेके आपके मुंह पे उड़ गया। अभी पानी ग्लास के अंदर है तो ये ग्लास का शेप है, पानी जमीन पे गिर जाएगा तो ऐसे फैल जाएगा,
तो अलग शेप हो जाएगा। लेकिन 800 ml पानी अगर इस ग्लास में है तो 800 ml पानी जमीन पर भी गिरेगा, मतलब पानी का वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं आर नॉट tightly held together, are not tightly held together by intermolecular force। यानी यहां पर आपके पार्टिकल्स के बीच में उतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, तो यहां पर आपके पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाते हैं। आप देखो सॉलिड के मुकाबले यहां पर लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े से दूर हो जाते हैं। इस वजह से पार्टिकल्स कैन मूव, इस वजह से आपके जो पार्टिकल्स होते हैं दीज पार्टिकल्स कैन मूव, ये पार्टिकल आराम से मूव कर सकते हैं। आप देखो इनके पास में मूव करने के लिए काफी स्पेस है, सॉलिड के पास में तो मूव करने लायक स्पेस ही नहीं थी। आप देखो इन पार्टिकल्स के पास में मूव करने की स्पेस ही नहीं है, लेकिन इन पार्टिकल्स के पास में मूव करने की स्पेस है, इसीलिए इन पार्टिकल्स के पास में फ्लूइडिटी होती है, दे हैव फ्लूइडिटी, है ना। उसके अलावा एक बात मैं आपको बताऊं, लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस दिखाई दे रही है, लेकिन बेटा जब आप इस स्पेस को एक्चुअली देखोगे तो ये कोई इतनी ज्यादा स्पेस भी नहीं कि तुम इनको कंप्रेस कर सको। मुझे एक बात बताओ, जब आप एक इंजेक्शन में, आप इमेजिन करो आपने एक इंजेक्शन के अंदर पानी भरा, अब आपने इंजेक्शन के माउथ पे से जो सुई है जो आपके पिछवाड़े डॉक्टर घुसाता है, फिर 3 दिन तक हमारा बम दुखता है, अगर हम वो इंजेक्शन की निप को या सुई को या जो वो क्या बोलते हैं अपनी भाषा में निडल को निकाल दो और उसके माउथ पर कुछ रबर या कुछ कॉटन लगाकर उसको पैक कर दो, और अब आप पीछे से इंजेक्शन की सीरिंज को दबाओ, तो क्या वो पानी कंप्रेस हो जाता है? आप जोर लगाओगे ना तो आपको फील होगा कि अंदर जो पानी भरा इंजेक्शन में वो एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है आपके थंब पे कि मैं कंप्रेस नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल भी कोई ज्यादा दूर नहीं होते, सॉलिड के बिल्कुल चिपके हुए होते, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस होता है। ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये स्पेस बहुत थोड़ा सा स्पेस है, कोई ज्यादा स्पेस नहीं है। इस वजह से ये पार्टिकल्स भी दे आर ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल, दे आर ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल। क्या आपको लिक्विड का सारा पॉइंट समझ में आया? ग्रेट। अब हम लोग गैस की तरफ चलते हैं। दे नीदर हैव फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम, ना तो इनका गैस का ना तो शेप फिक्स होता है ना तो वॉल्यूम। भाई आप लोग सब जानते हो कि जो आपका डीओ होता है, डिओड्रेंट जो हम लगाते हैं, कुछ देर पहले वो बॉटल के अंदर था, तो डिओड्रेंट का जो शेप था वो बॉटल का शेप था। अब आपने उसको अपने ऊपर उड़ाया तो डिओड्रेंट के मॉलिक्यूल कुछ तो आपके कपड़ों पे चिपक गए, लेकिन कुछ इस रूम में फैलने लगे और धीरे धीरे ये पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल गई, पूरे के पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल गई। मतलब कुछ देर पहले आपके गैस के मॉलिक्यूल्स को आपने छोटे से कैन के अंदर घुसा के रखा था, ऐसे छोटे से कैन के अंदर आपने तो घुसा के रखा था, लेकिन कुछ देर बाद क्या होने लगा, वो फैलने लगा, फैलते 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 पूरे रूम को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब गैस के पार्टिकल्स फैलते हैं, तो मतलब आपकी गैस का वॉल्यूम भी कोई फिक्स नहीं है क्योंकि वो तो लगातार फैल रही है, और शेप कैसे फिक्स होगा जब वो फैल रही है। तो गैस के बारे में बोला जाता है कि गैस जिस भी आप बीकर में, बर्तन में, अपैरेटस में रखोगे वो उसका शेप ले लेगी और उसका वॉल्यूम ले लेगी। तो गैस का कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता। इसके पीछे क्या रीजन होगा भैया? इसके पीछे सीधा सा सिंपल सा रीजन होगा दैट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार अवे, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर far away from each other, they are far away from each other because of weak intermolecular forces। गैस के पार्टिकल आपको एक दूसरे से बहुत बहुत दूरी पर दिखाई देंगे, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना के बराबर होता है,
इस वजह से इनके पार्टिकल्स के पास में हाई फ्लूइडिटी होती है। अच्छा, यहां पर अपन एक बात और लिखेंगे दैट आपके लिक्विड के पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी होती, तभी तो ये पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे। मूव क्यों कर पाएंगे? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इनके पास में बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और हाई फ्लूइडिटी होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो अगर आप इन पर प्रेशर लगाओगे, तो ये कंप्रेस हो सकते हैं। इसलिए आपकी जो गैसेस होती है दे आर हाईली कंप्रेसिबल, क्लियर? तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गैसेस के, आप लोगों को सॉलिड लिक्विड गैसेस के जनरल ट्रेंड के बारे में मैंने समझा दिया, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपके सॉलिड लिक्विड या गैस कुछ भी हो, आप सॉलिड को लिक्विड में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को गैस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। यहां पर भी प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहां पर गैस को लिक्विड में ले जाएं या लिक्विड को सॉलिड में ले जाएं तो हमें यहां पर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा। ये जनरल ट्रेंड है, ये सब लोगों को आता है। इसके अंदर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। CLASSI। भाई क्लासी की स्पेलिंग भूल गया तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? क्लासिफिकेशन, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मेरे प्यारे बच्चों, आपके मैटर को आप कैसे क्लासिफाई करोगे? आप लोगों ने इसको क्लास 9th में 120,000% पढ़ा होगा। आपका मैटर टेक्निकली दो प्रकार से दिखाई देता है। आपका मैटर टेक्निकली दो तरीके से दिखाई देता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर। मैं दोनों को एक एक करके लिखूंगा और आप लोग भी साथ साथ में नोट करते चलेंगे। बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसके अंदर हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला मैटर का टाइप होता है आपके प्योर सब्सटेंसेस, TNCES, प्योर सब्सटेंसेस। और दूसरे आपके मैटर होते हैं मिक्सचर टाइप के, मिक्सचर्स। आप सभी लोग इन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। अब गाइस, प्योर सब्सटेंस के बारे में अगर मैं आप लोगों से कहूं तो प्योर सब्सटेंस हमारी केमिस्ट्री की भाषा में थोड़ी प्योरिटी का डेफिनेशन बदल जाता है। जैसे आपने मार्केट में सुना होगा 100% प्योर बटर, 100% प्योर दूध, 100% प्योर घी, 100% प्योर एलोवेरा जूस। नहीं, मार्केट में प्योर की डेफिनेशन जिसमें मिलावट ना हो, एडल्टरेंट ना हो। लेकिन केमिस्ट्री में प्योरिटी का मतलब होता है that have only one type of atom, or more than one type of atom, but in a fixed ratio, ऐसी चीज को आप लोग प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डाल सकते हो। कैसे सर? जरा एग्जांपल लेकर बताओ। बिल्कुल आपको एग्जांपल लेकर बताया जाएगा। यहां पर आपके प्योर सब्सटेंस अगेन दो टाइप से मैं यहां पर क्लासिफाई करूंगा। सबसे पहला आपका जो प्योर सब्सटेंस आ रहा है वो होता है एलिमेंट्स, ELEMENTS, एलिमेंट्स। और दूसरा जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है वो होता है आपका कंपाउंड्स। तो आपके प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। गाइस, एलिमेंट्स को अगर कोई आपसे पूछता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स, तो गाइस एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे मान लो मैंने आप लोगों को बोला यार मेरे पास में ऑक्सीजन गैस है, तो अगर मान लो मैंने कंटेनर में ऑक्सीजन गैस भर दी, अगर मैंने कंटेनर में ऑक्सीजन गैस भर दी,
तो उस कंटेनर में आपको जितने एटम दिखाई देंगे वो सब ऑक्सीजन के होंगे। तो ऑक्सीजन आपका इसका एग्जाम्पल हो गया, नाइट्रोजन इसका एग्जाम्पल हो गया, हाइड्रोजन इसका एग्जाम्पल हो गया, ओजोन। देखो ओजोन जो बना है, ओजोन में भी तीनों एटम ओजोन है, हाइड्रोजन में दोनों एटम हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन में दोनों एटम नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन में दोनों एटम ऑक्सीजन है। अच्छा उसके अलावा आप देखो फॉस्फोरस, चारों एटम फॉस्फोरस है, सल्फर, आठों एटम सल्फर के हैं, है ना। उसके अलावा Cl2। अच्छा उसके अलावा जब हम लोग मेटल की बात करते हैं तो आयरन मेटल, गोल्ड मेटल, सिल्वर मेटल, जिंक मेटल, ये सब आपके एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अरे यही तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी देखते हैं सर, समझ गए हम लोग। तो एलिमेंट्स वो चीजें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर बने। लेकिन अगर मैं यहां पर कंपाउंड्स की बात करूं तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ more than one type of atom, more than one type of atom, but in a fixed ratio, but in a fixed ratio। सर कैसे, थोड़ा एग्जांपल दो। वाटर, मुझे बताओ वाटर बनाने के लिए हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही यूज होता है। अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं तो वाटर भले ही नाली का पानी हो, गटर का पानी हो, बम धोने का पानी हो, पिछवाड़ा धोने का पानी हो, मुंह धोने का पानी हो, नहाने का पानी हो, तुम्हारे टंकी का पानी हो, तुम्हारे नल का पानी हो, कुएं का पानी हो, बोरिंग का पानी हो, बारिश का पानी हो, समुद्र का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, पानी पानी है। पानी H2O, H2O मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर ही हमेशा वाटर बनाते हैं। तो वाटर एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड हमेशा एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर बना होता है और वो एटम का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। अच्छा इसके अलावा और एग्जांपल बताऊं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मैं मेरी नाक से छोड़ूं, जो तुम तुम्हारी गाड़ियों से छोड़ रहे हो, हम आग लगा के जला दें, तुम्हारे घर पे तुम्हारे घर वालों ने खाना बनाने के लिए जो LPG गैस चालू करी उसकी आग में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, सब जगह से कार्बन डाइऑक्साइड पे 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, पक्का फिक्स रेशो। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक तरीके का कंपाउंड है। अगर मैं बोलूं कि मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड दुनिया में कहीं से भी ले आओ, वो 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन से बनेगी, 2 अलग टाइप के एटम लेकिन उसका रेशियो फिक्स 1:1। कार्बन डाइऑक्साइड 1:2 रेशियो फिक्स। ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो ये मतलब तुम्हारे क्या हो गए? कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? तो आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे तरीके से ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अच्छा मेरे बहुत सारे बच्चे, जब मैं छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं 9th के यूजुअली, तो वो यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर एलिमेंट में एटम होगा और कंपाउंड मॉलिक्यूल होंगे क्या? नहीं 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 नहीं, देखो एलिमेंट्स में भी मैंने सारे मॉलिक्यूल ही लिखे, कंपाउंड में भी मैंने सारे मॉलिक्यूल लिखे। हाँ एलिमेंट्स के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो सेम टाइप के एटम वाले होते हैं। एलिमेंट्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर ग्रुप ऑफ एटम, तो वो सेम टाइप के एटम से बने हुए होते हैं। और मेटल को तो हम लोग यूजुअली जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स को तो हम उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मेटल का कोई फॉर्मूला नहीं होता। मेटल के अंदर मान लो 10 करोड़ एटम भी है, तो 10 करोड़ एटम जिंक के हैं, तो हम Zn के नीचे 1 करोड़ नहीं लिखते, हम Zn को Zn लिख के खत्म करते कि Zn नाम का मेटल है। कंपाउंड के अंदर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिनका अंदर एक से ज्यादा टाइप के एटम होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर आपने सिर्फ एटम क्यों नहीं लिखे? एटम तो स्टेबल नहीं होते इस दुनिया में, एटम अकेले कभी एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ नोबल गैसेस अकेले एग्जिस्ट करती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, क्योंकि वो स्टेबल होती है। उनके आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको छोड़ के बाकी और कोई गैस और कोई एटम अकेला नहीं रहता, वो हमेशा एक दूसरे के साथ चिपक के रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, क्योंकि वही स्टेबल होता है। चलिए मिक्सचर की बात करते हैं। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे किडीज? मिक्सचर्स basically contains more than one type of
more than one type of substance, more than one type of substance in any ratio, मतलब यहां पर आप बात समझे, मिक्सचर बनाने के लिए हमको सब्सटेंस की जरूरत लगेगी। सर थोड़ा एग्जांपल लेकर बताओ। चलो बताता हूं मैं आपको। मिक्सचर अगेन दो टाइप के होते हैं, मिक्सचर्स अगेन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, आओ हम इसे डिस्कस करें। पहला वाला होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा वाला होता है आपका हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। गाइस होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, वन सब्सटेंस गेट कंप्लीटली डिसॉल्व, gets completely dissolved in another substance, पूरी तरीके से घुल जाएगा। कैसे सर, कुछ एग्जाम्पल लेकर बताओ। हाँ तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेकर बताता हूं। जैसे कि आपने शुगर डिसॉल्व करी, या अगर आपने ग्लूकोज को डिसॉल्व करा, ग्लूकोज इन वाटर, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। आपने सॉल्ट ले लिया, NaCl, सॉल्ट इन वाटर, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। आपने कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करा कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। सोडे के अंदर आपको दिखता है क्या कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तैर रही और ये पानी है, नहीं, बिल्कुल सेम होता है वो, तो वो पूरी तरीके से इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहां पर हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करूंगा तो यहां पर सब्सटेंस do not mix completely, substances do not mix completely with each other, एक दूसरे के साथ में ये सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। इसका एग्जांपल हम लोग अगर देखें तो जैसे कि आपने देखा होगा सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, आपने देखा होगा ऑयल इन वाटर, आपने देखा होगा आयरन नेल यानी लोहे की कीलें इन वाटर, ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होती, ये आपको अलग ही दिखाई देती हैं। तो ये कहलाता है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर मैटर को पूरी तरीके से क्लासिफाई करा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट प्रॉपरली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, यानी अब हम ये देखने की तरफ चलते हैं कि यार हमारा जो मैटर है, इतने सारे हमने जो मैटर देखे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी और हम इन्हें मेजर कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज, जो हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, properties of matter and their measurements, properties of matter and their measurements। ठीक है, अब गाइज अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, अब अगर मैं मेरे प्यारे किडूज से प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी तो दो तरीके की हो जाएगी। सर कौन कौन से टाइप की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। अरे हाँ, पहली प्रॉपर्टी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी सर, तो दूसरी प्रॉपर्टी इज डेफिनेटली द केमिकल प्रॉपर्टी। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? बिल्कुल 100% तुम लोग सही बोल रहे हो। पहली प्रॉपर्टी अगर केमिकल प्रॉपर्टी है तो दूसरी प्रॉपर्टी डेफिनेटली उसकी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे किडीज, मेरे प्यारे जुगनूस, मेरे प्यारे जुगनूस, क्या हो जाएगी? केमिकल प्रॉपर्टी। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज are those properties, physical properties are those properties that can be observed, that can be observed just by looking at the matter, just by
लुकिंग एट द मैटर, यानी अगर आप लोगों ने सिर्फ मैटर को देख लिया, अगर आप लोगों ने सिर्फ मैटर को देख लिया और उसके कंपोजिशन में या उसके कंस्टिट्यूशन में आपने कोई चेंज नहीं किया, जस्ट बाय लुकिंग एट द मैटर एंड नो चेंज in their identity and composition is done। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे बताओ मेरे आज डिजिटल बोर्ड का कलर क्या है, आप बोलोगे सर आपके डिजिटल बोर्ड का आज कलर है ग्रीन बोर्ड जैसा, हरा कलर है ग्रीन। तो कलर मैंने बस देखा, ऑब्जर्व करा, ना छुआ, ना हिलाया, ना कुछ तोड़ा ताड़ी करी, मतलब कलर। कलर एक प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, अगर मैं पानी को फ्रीज कर दूं तो क्या वाटर का H2O कुछ और बन जाएगा, H2O2, H5O7, कुछ बदलेगा क्या? नहीं, वाटर जो H2O था वो H2O ही रहेगा, बस दो वाटर के मॉलिक्यूल थोड़े पास आ गए तो वो फ्रीज हो गए, दो पानी के मॉलिक्यूल बहुत दूर हो गए तो वो बॉयल हो गए, लेकिन है तो अभी भी वाटर मॉलिक्यूल H2O। मतलब H2O की ना तो हमने आइडेंटिटी चेंज करी, ना हमने H2O का कंपोजिशन बदला। H2O में दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम पहले भी था, अभी भी है, मतलब नो चेंज। तो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, टेस्ट मैंने हल्का सा चख लिया, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, फीका है, हाँ। अच्छा, खुशबू सूंघ ली, बदबू सूंघ ली, ऑर्डर, फ्रेग्रेंस। तो ये तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई मेरे प्यारे किडूस। था क्या इसमें? बकवास। लेकिन अगर मेरे गुलजारी लालो, मेरे जुगनू, मेरे राज दुलारे जुगनूस, टिमटिमाते तारो, अगर मैं केमिकल की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर बेसिकली दोज प्रॉपर्टीज, chemical properties are those properties that can only be studied, after changing the identity and composition of a particular substance। एक सब्सटेंस के अंदर आप लोग जब कुछ चेंज करोगे, उसके कंपोजिशन वगैरह में जब आप चेंज करोगे, तब आप लोगों को उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने को मिलेगा। जैसे कि आपसे बोला गया कि भैया मीथेन गैस की कंबस्टिबिलिटी क्या है, मतलब क्या वो अच्छे से कंबस्ट कर रही है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पर्टिकुलर गैस जल पा रही है कि नहीं। तो भाई अगर कोई चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल पा रही है या नहीं जल पा रही है, ये तो मुझे जला के देखना होगा। और अगर मैंने मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, या तुम लोग जो घर पे खाना बनाने के लिए सीएनजी यूज करते हो, सीएनजी नहीं रहे एलपीजी यूज करते हो, सीएनजी तो गैस गाड़ी में यूज करते हो, तो आप जो सीएनजी यूज करते हो, आप लोग जो एलपीजी यूज करते हो, ये कितना एनर्जी दे रही है, ये कितना कंबस्ट हो रही है, कितना जल रही है, जला के देखना पड़ेगा। और अगर आपने मीथेन गैस को जला दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में बदल जाएगी, मतलब गया खत्म, टाटा बाय बाय। तो अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी, कंबस्टिबिलिटी। अच्छा, उसके अलावा आपको उसकी एसिडिटी जाननी हो तो कि ये कंपाउंड कितना एसिड है, तो उसको बेस के साथ रिएक्ट करके देखना पड़ेगा कि एक एसिड कितने बेस के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। फिर अगर आपको बेसिसिटी जाननी हो तो बेसिसिटी जानने के लिए आपको उसको एसिड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे कई चेंजेस होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो अब आप लोगों को फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब पता चल गया। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ताकि मैं आप लोगों को मेजरमेंट की तरफ ले चलूं, ठीक है।
आगे बढ़ूं? चलिए ग्रेट। अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मेजरमेंट की। लेट्स टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ अ मैटर। आप एक मैटर को किस प्रकार से मेजर करोगे। गाइस एक बार क्या हुआ, मैंने मेरे एक स्टूडेंट को बोला कि जा यार मेरे लिए 2 संतरे ले आ। वो गया और मेरे लिए कितने संतरे लेकर आया होगा, कितने ऑरेंज लेकर आया होगा, 2। तो वो गया मार्केट और मेरे लिए वो 2 ऑरेंजेस लेकर आ गया। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। मैंने बोला अबे मैं क्या गोविंदा हूं जो लड़का होके लड़की बनूंगा? 2 संतरे लेकर क्या मेरे को लड़की थोड़ी बनना है? अबे कैसी बात कर रहा है? मेरे को 2 संतरे चाहिए। मेरे घर पे 8 गेस्ट बैठे हुए, मेरे को उनके लिए जूस बनाना है। तू 2 संतरे ला। तो अब तुम्हारे मन में ख्याल होगा ये पागल हो गया है क्या? 2 संतरे में 8 लोगों का जूस कैसे बनाएगा? क्या पानी मिलाएगा? इसमें पानी में शक्कर घोल के देते, नमक घोल के देते, जूस थोड़ी बनेगा 2 संतरों में। मैं बोलूंगा अबे 2 संतरे इतने सारे आते हैं थैली भर के, इतने बड़े बड़े भी हुए तो 2 थैली भर के संतरे आएंगे। तो आप बोलोगे 2 संतरे थैली भर के? अरे अब समझ में आया, ये तो 2 किलो संतरे मांग रहा है बे। ये 2 किलो संतरे मांग रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो आपने एक न्यूमेरिकल डिजिट लिखी है, ये जो आपने एक डिजिट लिखी है, इस डिजिट का हमारे मैटर के मेजरमेंट में कोई बड़ा इंपॉर्टेंस तो है ऑब्वियसली, 1 2 3 4 डिजिट की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये अकेला इनकम्प्लीट है जब तक इसके पास में मैं कोई यूनिट ना लगा दूं। तो गाइस अगर आपको किसी भी मैटर को मेजर करना है तो आपको उसके लिए यूनिट डिजिट के बाद में लगानी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई? यस और नो? ठीक है। तो अब गाइस क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों में हड़कंप मचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा मैटर वेटर के बारे में पता लगाने के लिए। ये ग्लास कितने वजन का है, कितना बड़ा है, इसमें कितना पानी आएगा, 1 पानी 2 पानी 1 लीटर 1 ml, क्या करें? तो गाइज यहां पर क्या हुआ, पुराने जमाने में लेट 18th सेंचुरी के अंदर 2 सिस्टम मार्केट में बहुत चलते थे। एक सिस्टम चलता था आपका इंग्लिश मैट्रिक सिस्टम, एक आपका इंग्लिश मैट्रिक सिस्टम चलता था अंग्रेजों का। ओ माय गॉड गैवरे, हम इसको मैट्रिक नहीं बोलेंगे वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, हम इसे इंग्लिश सिस्टम बोलेंगे। ये अंग्रेजों का था। और दूसरा आपका जो था वो फ्रेंच लोगों का था, उसे फ्रेंच मैट्रिक सिस्टम बोला जाता था। अंग्रेजों का, गोरों का गैवरे गैवरे आओ 3 गुना लगन, उनका ज्यादा फॉलो नहीं होता था। दिस वॉज मोस्टली यूज्ड। लेकिन गाइस प्रॉब्लम क्या हुई, अंग्रेज बोलता है कि मेरे पास में 100 पौंड का जॉन सीना है। इंग्लिश बोलते हैं मेरे पास में 100 पौंड का जॉन सीना है। तो फ्रेंच बोलते हैं मेरे पास में 50 किलो का जॉन सीना है। दोनों की बात सेम है लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। कोई बोलता है कि शोएब अख्तर ने 150 किलोमीटर पर आवर की गेंद से बॉल फेंकी, तो कोई बोलता है जसप्रीत बुमराह ने 95 माइल्स पर आवर से बॉल फेंकी। तो माइल्स पर आवर, किलोमीटर पर आवर बड़ा कंफ्यूजिंग होने लगा। तो बाद में अराउंड आप मान के चलो 1875 के आसपास की बात होगी, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई अराउंड 1875 के आसपास, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर जन्म लिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ने। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने यहां पर जन्म लिया। मेरे प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। क्या बोला जाता है? ले, क्या ले सर? ले सिस्टम इंटरनेशनल
डे यूनिट, ये एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज में इसको नाम दिया गया, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, इसका फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जिसे आज आप लोग एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। 1875 में इसने जन्म लिया और इसके बाद से पूरे वर्ल्ड में इसे कॉमन बोल दिया गया कि आप अब किसी भी देश में बैठे हो, अगर आप लोगों को यूनिट यूज करनी है साइंटिफिक काम करने के लिए, तो साइंस में भले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी साइंटिफिक चीज हो, आप लोगों को इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। तो गाइस ऐसा यूनिट कैसे दी गई, तो आप यहां पर देखेंगे कि हमारे पास में टोटल 7 बेसिक एसआई यूनिट्स प्रपोज करी गई। साइंटिस्ट लोगों ने टोटल 7 बेसिक यूनिट्स प्रपोज करी, जिसमें सबसे पहली यूनिट थी लेंथ, जिसके यूनिट का नाम मीटर और सिंबल एम रखा गया। दूसरा आपका था मास, जिसका नाम किलोग्राम यानी केजी रखा गया। तीसरी आपकी यूनिट थी टाइम, जिसको एसआई यूनिट सेकेंड यानी एस प्रोवाइड किया गया। चौथा था आपका इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, इसको यूनिट प्रोवाइड करी गई। देन आपका फिफ्थ था टेम्परेचर, जिसको यूनिट केल्विन यानी के प्रोवाइड किया गया। अगला था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको यूनिट दी गई मोल, जिस पर हम लोग अभी इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। इसे प्रोवाइड करी गई एमओएल नाम का सिंबल। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे अभी ये व्हाइट लाइट एकदम तुम्हारे पर चमकी तो आपको लगा और यार एकदम इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, तो इंटेंसिटी को यूनिट दिया गया कैंडेला सीडी। ये आपकी 7 यूनिट्स थी, ये आपकी 7 यूनिट्स थी। अब कई बार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरी बात समझना, कि आपको जैसे बोला मेरे पास में 1000 किलो, 1000 ग्राम, 1000 किलो, 10,000, मतलब ये बड़े बड़े न्यूमेरिकल वैल्यूज आती थी, या बहुत बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज आती थी, या बहुत छोटी 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 बहुत छोटी न्यूमेरिकल वैल्यूज आती थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि आपकी ये जो एसआई यूनिट है, इन एसआई यूनिट के सामने एक प्रीफिक्स लगाना बहुत जरूरी है। इन एसआई यूनिट के आगे प्रीफिक्स लगाना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग सब जानते हो कि अगर मेरे पास में कोई चीज 1000 ग्राम है, तो मैं इसको 1000 ग्राम ना लिखते हुए मैं इसको 1 किलोग्राम लिख देता हूं। तो यहां पर आप देखो, ये जो 1000 वैल्यू है, 1000 के लिए प्रीफिक्स सिंबल यूज किया गया के, इसको नाम दिया गया किलो, और 1000 को आप 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हो। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मेरे पास में तो 10 टू द पावर -6 मीटर का कपड़ा है। तो हम इतना बड़ा इतना छोटा नंबर लिखेंगे 10 टू द पावर -6? नहीं, हम उसके लिए माइक्रो प्रीफिक्स यूज कर लेंगे और हम बोलेंगे हमारे पास में, क्या बोलेंगे हम लोग, हमारे पास में 1 माइक्रोमीटर का कपड़ा है। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर हम लोगों को कुछ प्रीफिक्सेस दे दिए गए, ठीक है, यहां पर हम लोगों को कुछ प्रीफिक्सेस दे दिए गए, हम लोगों को यहां पर कुछ प्रीफिक्सेस प्रोवाइड कर दिए गए, और हम लोगों ने ये प्रीफिक्स की मदद से ये एक चार्ट बनाया। तो यहां पर आप देखो कि अगर आप लोगों के पास में 10 टू द पावर 12 है, तो उसका नाम हो जाएगा टेरा, एंड टेरा इज डिनोटेड बाय टी। अगर आपके पास में 10 टू द पावर 9 आप इसके लिए लिखेंगे गीगा, मतलब जी। 10 टू द पावर 6 है तो आप लिखेंगे मेगा, मेगा मतलब एम। 10 टू द पावर 3 मतलब किलो यानी के। 10 टू द पावर 2 यानी हेक्टो एच। 10 टू द पावर 1 यानी डेका डीए। 10 टू द पावर -1 यानी डेसी डी। 10 टू द पावर -2 सेंटी सी। 10 टू द पावर -3 मिली एम। 10 टू द पावर -6 माइक्रो म्यू, इसका सिंबल होता है म्यू। 10 टू द पावर -9 नैनो एन, एंड 10 टू द पावर -12 पीको पी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसके अलावा भी तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो क्यों नहीं पढ़ाया? नॉट नीडेड। मैं कुछ चीजों पर स्टार बना रहा हूं, यही आप लोगों के काम की है, जो आपको थ्रू आउट केमिस्ट्री में काम देने वाला है। एक आप लोगों को डेसी काम देने वाला है, डेसी भी हटा दो, डेसी की भी नीड नहीं है। एक सेंटी काम देगा, मिली काम देगा, माइक्रो, नैनो और पीको, इधर किलो और इधर मेगा, बस इतने काम देंगे। अगर आपने इतने भी याद कर लिए तो मोर देन मेरे प्यारे बच्चों सफिशिएंट हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा यूनिट जो है
ये SI यूनिट आप लोगों ने सिर्फ 7 क्यों दिए, बाकी का क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों बाकी को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, बाकी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। जैसे देखो नीचे के एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी। क्या आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो जिन बच्चों को फ्रीक्वेंसी नहीं पता, फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझो जैसे मान लो आपके पास में एक बंदूक की गोली है, आपने गोली चलाई ढिचकिया ढिचकिया ढिचकिया, तो मैंने क्या करा, एक पॉइंट बना दिया। अब इस पॉइंट से कितनी सारी बुलेट्स एक सेकेंड में इस पॉइंट को पास करके निकल रही है? द नंबर ऑफ बुलेट क्रॉसिंग दिस पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी बुलेट पास हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट पर सेकेंड। तो हमने इसको लिख दिया 1/सेकेंड। अब आप देखो सेकेंड आपका टाइम है, और टाइम हम ऑलरेडी ऐसा यूनिट में दे चुके हैं, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकेंड, सेकेंड की पावर -1। तो डिराइव हो गई, आपने इसको डिराइव कर लिया। इसी प्रकार फोर्स क्या होता है, आप देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स का सिंबल होता है न्यूटन। अब न्यूटन कैसे लिखा है, मीटर केजी पर सेकेंड। न्यूटन क्या है, फोर्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो फोर्स की यूनिट कैसे निकाल ली गई, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। कितने मास वाला बॉडी कितने एक्सेलरेशन से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से भाग रहा है, तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब तुम्हारा फोर्स क्या होता है, न्यूटन मीटर, या ऐसा लिख लो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप इसको रखो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है, आप इसके बेसिस पर बहुत सारी यूनिट्स डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो इस टेबल का पहले आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। ये डिराइव यूनिट्स लिखने की कोई खास नीड नहीं है, लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए, अगर आप फिजिक्स के पर्पज से इसको लेना चाहते हैं तो आप फिजिक्स के पर्पज से ले सकते हैं। केमिस्ट्री में कोई खास इनका इतना यूज नहीं है, जहां जहां जिसका यूज आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। देख लीजिए इसको, चलो आगे बढ़े ना, आगे बढ़ते हैं। और कुछ डिराइव यूनिट्स जो हम लोगों को हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है, हम उसे जरूर निकालेंगे, हम लोग डिराइव यूनिट्स की जरूर बात करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों डिराइव यूनिट में जो सबसे पहली यूनिट आपके सामने आती है वो होती है मास एंड वेट। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, हमको इसके अंदर कुछ करना नहीं है, बस बात कर लेते हैं। गाइस आपको पता है मास क्या होता है, mass is nothing but amount of matter in a substance, amount of matter in a substance। आपके एक सब्सटेंस में कितना मैटर है, और मास की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, मास की वैल्यू नेवर चेंज विथ पोजीशन, नेवर चेंज विथ पोजीशन। आप कहीं पर भी चले जाओ आपका मास उतना ही रहेगा। लेकिन वेट क्या है, वेट इज द फोर्स exerted on a body, exerted on a body due to gravity, due to gravity। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अभी यहां पर अर्थ पर 68 kgs का हूं तो ये मेरा वेट है, मेरा मास नहीं है। मेरा मास तो क्या होगा कि मेरी बॉडी में स्किन का कितना मास है, मेरी बॉडी में ऑर्गन्स का कितना है, ब्लड का कितना है, एयर कितनी है, टोटल मिलाकर मेरा मास निकलेगा। आपने देखा होगा ना कि जैसे आपके पास में एक हरा एक गुलाब है, आपको आपके बाबू सोना ने प्यार भरा एक गुलाब दे दिया। अब वो गुलाब आपने अपनी किताब के अंदर छुपा दिया, अब आप देखो कुछ देर बाद उसका सारा पानी उड़ जाएगा, कुछ दिन बाद वो पूरा ड्राई हो जाएगा। अब आप उस गुलाब का चूरा कर लो और आप उसको एक बटर पेपर पे रख के वेइंग बैलेंस पे रख के तोल लो, आपको पता चल जाएगा गुलाब के अंदर कितना मास था। आई बात समझ में? मतलब गुलाब के अंदर जितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज थी वो सब आपको मास मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट के अंदर क्या होगा, जो मेरी बॉडी का मास है उस मास को ग्रेविटी कितने मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर खींच रही है। मेरी बॉडी को ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड से नीचे खींच रही, तो मेरी बॉडी का वेट चेंज हो गया। अगर मैं मार्स पर चला जाऊं तो मार्स की ग्रेविटी अलग होगी, मेरा वेट अलग होगा। अगर मैं मून पर चला जाऊं तो मून की ग्रेविटी अलग होगी, मेरा वेट वहां पर अलग होगा। तो मास और वेट के बारे में इतनी जनरल इंफॉर्मेशन काफी है, बाकी आप लोग फिजिक्स के अंदर जरूर सीखेंगे। दूसरा हम लोगों को जो पढ़ना है वो है वॉल्यूम। सर आपने वॉल्यूम को तो कभी भी एसआई यूनिट में सिखाया ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ हम लोग वॉल्यूम के बारे में कुछ बात सीखें। आप लोगों को लगता होगा वॉल्यूम मतलब भैया कितने लीटर दूध ले लूं, भैया कितना लीटर दूध दिया, तो ऐसा नहीं है। वो एक जनरल बोलचाल वाली भाषा में बोले जाने वाली यूनिट है। वॉल्यूम एक्चुअली मैथमेटिक्स की मदद से हम लोग निकालेंगे। मान लो तुम्हारे पास में क्यूब है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपके क्यूब की लेंथ हो गई। इस पॉइंट से इस पॉइंट भी लेंथ कहलाएगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट भी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट भी। क्यूब की लेंथ तो कहीं से भी नाप लो सेम होगी। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी विड्थ कहलाएगी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी हाइट कहलाएगी। तो वॉल्यूम का, अगर आपको इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को हमने लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया? ऐसा यूनिट में, अरे सर बताया ना, आपने बोला लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है, ब्रेथ भी एक प्रकार की लेंथ ही है, और हाइट भी एक प्रकार की लेंथ है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब। देयरफॉर आपके वॉल्यूम की एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? मीटर क्यूब। अब इसके अलावा जो जनरल बोलचाल में आप लोग यूज करते हो वॉल्यूम, आप बोलते हो भैया 1 लीटर वॉल्यूम है। आप लोग सब जानते हैं कि 1 लीटर मतलब 1000 ml के बराबर होता है। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो जरूर लिखे, 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। जिन बच्चों को यह बात नहीं पता वो जरूर लिखें कि अगर मैं 1 ml की बात करूं तो 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर इमेजिन करो मेरे पास में ये जो क्यूब है इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर है, और अगर इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो अब इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है मतलब डेफिनेटली इसका वॉल्यूम 1 ml है। मतलब ये क्यूब तुमको 1 ml पानी भर के देगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसका मतलब 1 लीटर जो कि 1000 ml के बराबर है वो डेफिनेटली 1000 सेंटीमीटर क्यूब के भी बराबर होगा। डेफिनेटली वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? यानी आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ml और 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, या कुछ किताबों में इसको सीसी करके भी लिख देते हैं, सीसी 1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो घबराने की जरूरत नहीं है तुमको, बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी कोई दिक्कत? 100% क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, 1 मीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर और 10 टू द पावर 6 ml और 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि 1 मीटर मतलब 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर क्यूब मतलब 10 टू द पावर 2 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बन जाता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग अब समझे कैसे हुआ ये? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 10 टू द पावर 2, 100 को मैंने क्या लिख दिया? 100 को मैंने 10 टू द पावर 2 लिख दिया। तो 1 मीटर में 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में क्या होगा? 2 का क्यूब हो जाता है 6, तो 1 मीटर क्यूब मतलब 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर। अब 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर 6 ml। अब आप लोग सब जानते हो 1 लीटर में 10 टू द पावर 3 ml होते हैं।
तो 10 to the power 6 ml मतलब 10 to the power 3 लीटर। समझे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से आप लोग इन्हें डिराइव कर सकते हो अगर आप चाहो तो ये वॉल्यूम का इंटर कन्वर्जन हो गया। ये लिखो, इसको लिखो, दिमाग में छापो, बहुत सवाल आते हैं इस पर, मतलब डायरेक्ट सवाल नहीं आएंगे, लेकिन जेई और नीट में इनके यूनिट्स के कन्वर्जन के बेसिस पर ही चीज सॉल्व होती है। चलो, वॉल्यूम के बाद में हम लोग डेंसिटी निकाल लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। दिख रहा है कि नहीं? कलर दिख रहा है, ओके। डेंसिटी, मेरे को बड़ा डल लग रहा है ये कलर, बट दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा डल टाइप ही दिख रहा है, मैं चेंज कर लेता हूं। हाँ, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप लोग सब समझ ही गए हो कि मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है और मीटर की वॉल्यूम की ऐसा यूनिट हमने अभी निकाली मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी के बाद अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर भी बकवास है, क्लास 9th में आप लोग सीख कर आए हो। टेम्परेचर की एसआई यूनिट हमेशा केल्विन्स होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो केल्विन्स को, डिग्री सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट को भी आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए अगर आपको वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, आप उसमें 273.15 ऐड कर लीजिए, आपको केल्विन्स में वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू चाहिए और केल्विन्स में आपको वैल्यू दे रखी है, तो आप केल्विन्स में से 273.15 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। एक और जनरल वैल्यू होती है डिग्री फ़ारेनहाइट की। अगर आप लोगों को डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए तो डिग्री फ़ारेनहाइट पता लगाने के लिए आप लोग 9/5 में डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसमें 32 जोड़ दीजिए, आपको केल्विन्स में वैल्यू मिल जाए, डिग्री फ़ारेनहाइट में आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपका ये बेसिक वाला पार्ट खत्म हुआ। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अगली क्लास में हम लोग अनसर्टेनिटी की तरफ जाएंगे, साइंटिफिक नोटेशंस और मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, वो सब सीखेंगे, बट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन का यही खत्म कर रहा हूं। आई होप आपको पहला लेक्चर सब लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा। बस एक रिक्वेस्ट, शेयर एंड शेयर विथ एवरीबॉडी। आराम से इसको नोट कर लो, कोई तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि अगले लेक्चर में मैं इसको क्लियर कर सकूं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।